नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। महात्मा गांधी ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए ग्राम स्वराज का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक गांव और नगर अपना एक स्वतंत्र और स्वयंप्रभु गणतंत्र के रूप में उनका होना चाहिए। और साथ ही साथ ग्राम स्वराज की परिकल्पना को उन्होंने कहा कि गांव अपनी अपरिहार्य आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों पर भी निर्भर ना हो, ये उनकी परिकल्पना थी। ग्राम स्वराज महात्मा गांधी द्वारा दिया गया शब्द था, जिसे बाद में विनोबा भावे द्वारा विकसित किया गया कि हर गांव को एक स्वकुशल स्वायत्त इकाई के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और जहां एक सम्मानजनक जीवन के लिए सभी प्रणालियां और सुविधाएं उपलब्ध हों। इन्हीं गांवों के समग्र विकास का लक्ष्य और देश के विकास का लक्ष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने अंत्योदय के सिद्धांत में दिया। और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मूल मंत्र है अंत्योदय। प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के साथ केंद्र सरकार अपनी सभी नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करती है। और इसी दिशा में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र प्रायोजित योजना के विस्तार को आज मंजूरी दी गई है। अब योजना इसका कार्यकाल बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक रखने को मंजूरी आज दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज पंचायती राज संस्थानों को शासन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने को मंजूरी प्रदान की। योजना को 15वीं वित्त आयोग की अवधि के साथ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी मिली है। इस अवधि के दौरान 5,911 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए होगा। इस योजना से देश भर में पारंपरिक निकायों सहित 2,78,000 से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान देने के लिए समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और शासन दक्षता विकसित करने के लिए मदद मिलेगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इससे पंचायती राज व्यवस्था और सशक्त होगी और आधुनिक बनेगी। पंचायती राज को लेकर कुछ निर्णय किए गए हैं, जिससे मैं आपको अवगत करवाने आया हूं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपए का आउटले की मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र का शेयर, भारत सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपया होगा और राज्य की सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपया होगा। अगर आप ट्रेनिंग के प्रभाव को अब तक देखें, 2018 तक ये 2,15,000 थे, जो कि अब बढ़कर 2021-22 में 2,56,000 हुए हैं। जीपीडीपी की संख्या भी बढ़ी है और अब हम सब इसकी गुणवत्ता को बेहतर करने में लगे हैं। पिछले 4 साल में हमने, जैसा मैंने पहले कहा कि 1,36,00,000 लोगों को ट्रेन किया है और आगे 1,65,00,000 लोगों को इसमें ट्रेन करने जा रहे हैं। और वहीं एक अन्य अहम फैसले में खनन के लिए अनुपयोग हो चुकी जमीनों को उपयोगी सुविधाजनक बनाने और कोयला क्षेत्र में निवेश और रोजगार का सृजन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दी। कोयला असर क्षेत्र अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम 1957 के तहत इस नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति में कोयला और ऊर्जा से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास और स्थापना के उद्देश्य से ऐसे भूमि के उपयोग का प्रावधान है। सीबीए अधिनियम के तहत अधिग्रहण ऐसी भूमि जो अब कोयला खनन के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य न रह गई हो या ऐसी भूमि जहां से खनन कार्य समाप्त हो गया है, उन जमीनों का उपयोग किया जाएगा। सरकारी कोयला कंपनियां जैसे कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां सीबीए अधिनियम के तहत अधिग्रहित इन भूमि के मालिक बने रहेंगे और नीति केवल इसमें दिए गए निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति होगी। और केंद्र सरकार ने आज बेहद महत्वपूर्ण फैसले के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को विस्तार दिया और इसे 31 मार्च 2026 तक मंजूरी मिली है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं रेखा यादव जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नूपुर तिवारी, जो कि प्रोफेसर हैं रूरल एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट में, IIPA में प्रोफेसर हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, जो कि राजनीति विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। सबसे पहले रेखा यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, मैम अगर देखें तो ये पूरा का पूरा
प्रक्रिया राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 2016-2017 में वित्त मंत्री के भाषण से शुरू हुई। एक चरण अगर देखें तो 2022 तक ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब इसका विस्तार 2026 तक किया गया है। कितना आमूलचूल परिवर्तन, क्या आपको लगता है कि ग्राम स्वराज से ग्राम सुराज की ओर बढ़ता हुआ ये कदम साबित होगा? नमस्कार अश्विनी जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपने बुलाया है, उसके लिए धन्यवाद। ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो जैसे आपने कहा था कि 2018 में शुरू हुई थी और 2018 से 22 तक इसका एक चरण कंप्लीट हुआ है। अगर आप देखेंगे कि इस दौरान पे जैसे आपने खुद ही बताया कि 1,36,00,000 हम लोगों ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये शायद देश का सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग उपक्रम हम कहें तो होगा कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के 132 लाख जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तो ट्रेनिंग कर ही रहे हैं, उसके अलावा स्टेक होल्डर्स की भी कर रहे हैं। तो अब जो नई स्कीम आ रही है वो इसकी कंटिन्यूएशन इसलिए जरूरत पड़ी कि हर 5 साल में एक तो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सारे के सारे चेंज होते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज जो 73वें अमेंडमेंट के साथ आया था। तो इसके लिए जब ये 5 साल में जब ये लोग आते हैं तो इनको गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है जी। इस बार की जो पुरानी स्कीम थी उसके तहत जो हमने किया था जैसे आपने बताया, उसमें एक चीज कड़ी और मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इवन डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनते हैं। तकरीबन 2,78,000 के करीब हमारे पास पंचायत और ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज हैं जिनको हमने प्लानिंग प्रोसेस के साथ जोड़ा है कि जो 15वें या 14वें वित्तीय आयोग के जो पैसे आते हैं, आए थे और 15वें के जो आए हैं, ये इसका एक बड़ा भाग जाता है पंचायत के पास अपने तरीके से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने गैप्स के हिसाब से प्लानिंग, इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक प्लानिंग करने के लिए। अगर ये हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही सुचारू रूप से हो तो हमें अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सक्षम बनाना होगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और इसीलिए इसकी जरूरत जो आपने कहा तो बहुत है ही। और आपने एक सवाल और पूछा था कि क्या ये इसमें कुछ मूल चूक परिवर्तन हुआ है। देखिए क्या है कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम 2018 में ये स्कीम लेके आए थे, उससे पहले जो ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान थे वो तकरीबन 2,10,000 2,15,000 पंचायत उसमें बना रही थी। आज के दिन में 2,56,000 से ऊपर पंचायतें अपना खुद का प्लान बना रही है। माने 95% से ऊपर पंचायतें आज के दिन खुद का प्लान स्वयं बना के, और ये ऐसी देखी हुई या सुनी हुई बात नहीं है, ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल है हमारा, उस पे इनके सबके प्लान्स अवेलेबल हैं। ये अब जरूरत है जो आपने कहा सुराज की तरफ जाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। यहां से हमें जो दूसरा चरण है स्कीम का, इसमें हम चाह रहे हैं कि अब सैचुरेशन तो हो गया है लेकिन अब क्वालिटी जो है हम उसकी बढ़ाएं। हमारा एक नया इकोसिस्टम हम बनाएं जहां पंचायत जो है, पंचायत शुड बी द नोड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, और आत्मनिर्भर इकाई के रूप में बन सके। जी। प्रोफेसर नूपुर तिवारी जी हमारे साथ हैं। नूपुर जी, आपसे जानना चाहेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या फिर गाँव के लिए जो मॉडल ये तैयार किया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए एक आधारभूत संरचना के विकास की भी आवश्यकता होती है। डिजिटल इंडिया या फिर बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे गाँवों का कहीं ना कहीं तेज़ी से बुनियादी ढांचे में विस्तार हो रहा है। लेकिन जो लक्ष्य रखे गए हैं, स्वस्थ गांव, बच्चों के लिए अनुकूल गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, आत्मनिर्भर गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, ये सब ऐसे बहुत सारे ऐसे सुशासन तंत्र, ई गवर्नेंस वाले से संबंधित गांव, ये लक्ष्य काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। आधारभूत संरचना कितना है और क्या कुछ चुनौतियां हैं इसको साकार करने में? बड़ी ये बात है कि कैबिनेट कमेटी ने जो है आपकी अप्रूव्ड हो गई है एंड कंटिन्यूएशन ऑफ रीवैम्प्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की,
और इम्प्लीमेंटेशन पीरियड भी इसकी 2016 तक हो गई है, जो कि काफी बड़ा इसमें फंड भी आप जैसे देखिए ट्रांसफर हुआ है फॉर गुड गवर्नेंस की है। इसमें 5911 करोड़ लिखा है। तो आप अगर इसमें सेंट्रल शेयर भी है 3700 करोड़ और स्टेट शेयर है 2111 करोड़ है। ये तो जस्ट आंकड़े की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन जहां तक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल की बात कर रहे हैं, तो ये जैसा अभी मैडम ने कहा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये इसके थ्रू बहुत जितनी भी आपने चीजें बताई, जैसे कि आप कोविड के समय में देखिए ग्राम पंचायत ने जितना बड़ा काम किया था और जितनी सुविधाएं इन्होंने पहुंचाई थी, इसके पहले जैसे सोचा जाता था कि क्या इतनी सक्षम इतनी कैपेसिटी है ग्राम पंचायत की या ग्राम सभा की मीटिंग में, क्या इतनी बड़े बड़े मसले उठाए जा सकते हैं। लेकिन वो एक समय था जिसमें आप देखिए तो केरला में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काफी हद तक डिपेंडेंट था ग्राम सभा पर। ये केरला में हुआ, राजस्थान में हुआ, ओडिशा में कितने सारे अच्छे इसमें केसेस आए जिन्होंने पूरी तरह से कैप्चर किया और पूरी तरह से एक अपनी सोल्यूशंस भी निकाली थी। इतने एम्पावर्ड ये ग्राम सभा थे और इतनी ये पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन पे डिपेंडेंट था। इनको सिर्फ इन्होंने कोविड के समय में खाना ही नहीं पहुंचाया, मास्क को भी बनाया दिया, उसमें पूरी जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको मेंटेन की, और कोरोना के समय में ये वॉच गार्ड्स की तरह भी इन्होंने काम किया, डेवलपमेंट प्लान भी सारे बनाए। तो आप अगर जीपीडीपी की बात करें तो इसके थ्रू सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये अचीव की जा सकती है। एक सिर्फ ये विजन की बात नहीं है, काफी सारे आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल सकते हैं और जो नॉट सच बैड प्रैक्टिसेस है उससे भी काफी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं किसमें क्या कमियां आई हैं। लेकिन ये बड़ा एक कदम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज, जिसमें इनकी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी काफी हद तक जब बिल्ड आउट हो जाएगी, और ऑलरेडी 3.9 करोड़ का आपने ऑलरेडी आंकड़ा देखा है, तो इट विल हैव इसमें काफी इम्पैक्ट, उम्मीद है कि अच्छी इम्पैक्ट आएगी। जी, प्रोफेसर सुधीर सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लक्ष्य हैं ये पूरे के पूरे बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। भारत का अगर भौगोलिक स्थितियां अगर देखें, पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक ऐसी भौगोलिक, सामाजिक और बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। लक्ष्य 1,65,00,000 से ज़्यादा लोगों का प्रशिक्षण किया जाना, महिलाओं की भागीदारी और ज़्यादा सुनिश्चित किया जाना। किस रूप में देखते हैं ग्रामीण सुशासन के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण के तहत किस तरीके से ये रोजगार सृजन में भी लाभकारी होगा? कितना आमूलचूल परिवर्तन होगा ग्रामीण स्तर पर और रोजगार के दृष्टिकोण से? पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लगभग एकीकृत रूप से चल रही है। जो गवर्नेंस एट द डोर स्टेप पहुंचाने की बात है, उसमें पंचायती राज बहुत बड़ा साधन है। चूंकि 6.5 लाख जो गांव अभी भी भारत में हैं, उनमें जब तक रोजगार नहीं पहुंचेगा, वहां विकास नहीं पहुंचेगा, तब तक भारत एक सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त जो दौड़ है उस दौड़ में जीत नहीं पाएगा। तो जहां तक रोजगार की बात है, पंचायती राज सिस्टम में बहुत ज्यादा रोजगार उन लोगों को मिलता है जो अनस्किल्ड है। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की 2006 में रिपोर्ट आई थी अनस्किल्ड लेबर के बारे में कि तकरीबन 18 करोड़ लोग अनस्किल्ड हैं। आज वो संख्या 25 करोड़ के लगभग हो गई होगी। इनको आप किसी भी अन्य तरह का रोजगार नहीं दे सकते। कृषि में हमें पता है कि 2.5 महीने खरीफ में, 2.5 महीने रबी में, 5 महीने से ज्यादा का रोजगार नहीं। लेकिन पंचायती राज योजनाओं से वो जो सरप्लस 7 महीने टाइम है मजदूरों के पास, गांव में श्रमिकों के पास, उनको रोजगार बहुत बड़े पैमाने पर दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। और साथ ही साथ पलायन, जो एक माइग्रेशन होता है, इनवर्ड माइग्रेशन गांव से शहरों की तरफ, वो भी बहुत हद तक रुक रहा है। कोरोना काल में बहुत सारी विसंगतियां आई, बट एक चीज अच्छा हुआ कि वे सारे मजदूर पूरे देश से गांव पहुंच गए और गांव में इन सारे योजनाओं से उन्हें जो लाभान्वित किया गया, तो उन्हें लगा कि भाई हमें दिल्ली, बंगलुरु, मद्रास, कोलकाता जाने की जरूरत कहाँ है, यही हम अपना काम करेंगे। और ये जो आज मोदी सरकार की कैबिनेट ने इतने बड़े पैमाने पर इस योजना को 2026 तक एक्सटेंड किया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसलिए कि गांव का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो मोदी जी का नारा है, उसमें गांव एक प्रमुख स्तंभ है। आप देखें, कल ही डेटा आया है कि $50 बिलियन का खाद्यान्न भारत ने 21-22 के वित्तीय वर्ष में निर्यात किया। ये और बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया में अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है।
तो खाद्यान्न भारत से लेना चाहेंगे जो देश नीडी होंगे। तो अगर हमारा ग्रामीण सेक्टर मजबूत नहीं होगा तो हम किस तरह से खाद्यान्न उनको सरप्लस दे पाएंगे। उस लिहाज से भी ये रोजगार को पैदा करेगा, और न ही सिर्फ रोजगार को पैदा करेगा बल्कि देश की व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। निश्चित तौर से जी। विकास, मैं एक शब्द और जोड़ता हूं, पंचायत सिर्फ विकास के लिए एक सीढ़ी नहीं है, राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए भी एक प्रारंभिक पाठशाला है। क्योंकि पंचायत चुनाव सबसे तीखा चुनाव होता है। पति जिसको वोट देता है, पत्नी दूसरे को वोट देती है। चूंकि 2 गांव में 3 गांव में एक पंचायत होता है, तो वो भी एक दिलचस्प राजनीतिक नर्सरी के तौर पर उभर रहा है। और गांव अगर सशक्त होंगे तो पूरा समाज सशक्त होगा। रेखा यादव जी हैं, संयुक्त सचिव हैं पंचायती राज मंत्रालय में। रेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से ये कितना अहम होगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान किया गया है, और आधी आबादी कितना और सशक्त होगी इस अभियान से, इस कार्यक्रम से, इस योजना से? 2-3 चीजें हैं। जैसे आपने कहा कि 50% के करीब हम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आई थिंक 23 के करीब जो हमारे राज्य हैं जिसमें 50% से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भागीदारी देने की बात की है जी। और ये तो एक जो इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग है, ये वाला एक पार्ट हो गया। दूसरी चीज है कि ये जब ट्रेनिंग लेने के बाद जो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उससे महिला सशक्तिकरण तो आएगा ही, बट एक बहुत बड़ी चीज जो आप लोग बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जहां तक बात है, उसमें जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो एक बहुत बड़ा एक एरिया है जहां विमेन आर बीइंग एम्पावर्ड बाय वे ऑफ गेटिंग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। उनको अपनी जीविका, आजीविका का तो सर्जन कर ही रहे हैं, बट उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो भी इसमें बढ़ के आ रही हैं। तो ये वाली जो ट्रेनिंग है जिसमें हम ना केवल हम इनको गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, दोनों महिला और पुरुष, स्पेशली महिला, और उसके अलावा जो हम इनका SHG PRI की कन्वर्जेंस की बात करते हैं, दूसरी चीजें हैं, तो इसमें सशक्त तो जाहिर बात है कि 50% तो हो ही रहे हैं। उसके अलावा SHG जो पार्ट नहीं है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनको भी इस माध्यम से हम लोग सशक्त कर पाएंगे जी। और निश्चित तौर से ग्राम अगर हमारे मजबूत होंगे, गांव अगर स्वराज से सुराज की ओर जाएंगे, गांव अगर आत्मनिर्भर होंगे, तो वो सपना भी साकार होगा आत्मनिर्भर भारत का। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूपुर तिवारी जी, प्रोफेसर सुधीर सिंह साहब, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने विचार रखने के लिए। तो स्पष्ट तरीके से हमारे विशेषज्ञों का मानना है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लक्ष्य है कि ग्राम स्वराज, ग्राम सुशासन और साथ ही ग्रामीण शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मानव केंद्रित, विकास केंद्रित पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था बने, जिससे न केवल ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया जा सके बल्कि ग्राम सुराज स्थापित किया जा सके। गांव आत्मनिर्भर होंगे तो निश्चित तौर से राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।